सभी को मेरा जय हिंद। आज की अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो से शुरू करूंगी, पर पहले इस मंच का इस परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि ये सच है कि खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, पर उस खिलाड़ी को जब वो कोच तराशता है तब जाके वो भारत के लिए मेडल ले आ पाता है। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पर्वत चढ़े हैं या अपनी अपनी फील्ड के अलग पर्वत को उन्होंने फतह किया है, पर मुझे अवसर को देने वाले उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आनंद सर और उनकी पूरी टीम को बहुत 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 धन्यवाद कि मुझे आपने अवसर दिया। एक वीडियो से शुरू करना चाहूँगी मैं। ओके, सो यहाँ से मेरी जर्नी प्रारंभ होती है। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। खूबी एक ही एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियाँ। करके दिखा कमाल आके ज़मीं पे देके जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 थैंक यू। सो मेरा नाम मेघा परमार है। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। मैंने 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन्स को फतह किया है, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोजेस्को और साउथ अमेरिका का माउंट अकंगवा। मैंने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में 147 फीट नीचे जाके टेक्निकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और मेरा पैराग्लाइडिंग पायलट की मैं सर्टिफाइड पायलट हूँ। आज मैं 30 वर्ष की हूँ और आपको मैं मेरे साथ मेरे पहाड़ की जर्नी पे लेके चलूँगी कि यहाँ आप सबका माउंट एवरेस्ट अलग अलग हो सकता है, पर मेरे साथ आप अपने अपने पहाड़ पे चलेंगे। मेरा पहाड़ बर्फ़ वाला था, आपका कुछ अलग हो सकता है। जो वाइट शर्ट में बैठे सर है और ब्लू कलर की जैकेट में बैठे सर है, उनका माउंट एवरेस्ट कुछ अलग अलग हो सकता है। सो मेरा जन्म सीहोर ज़िले के भोजनगर गांव में हुआ। मेरे यहाँ मेरी 6 बुआएं हैं। मेरे मंझले पापा के यहाँ 6 बेटियां हैं, बड़े पापा के यहाँ 5 है। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे दादाजी ने कहा, और दामोदर की भी किस्मत फूट गई। अब एक घर दामोदर का घर भी 3-4 छोरी होगी, जल्दी जाके छोरो होएगो। तो मेरा इस तरह से जन्म हुआ, पर मेरे बाद मेरा छोटा भाई आ गया तो मैं लकी हो गई, इसलिए हम 2 बहन भाई हैं। मेरी 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मेरे ही गाँव में हुई, और मेरे सारे भाई जितने भी थे, बड़े पापा का एक है, मंझले पापा का एक है, तो वो सब लोग कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे। उनका झोला बड़ा सुंदर होता था, और मेरी पहली लड़ाई जो खुद के लिए प्रारंभ हुई वहीं से शुरू हुई थी। जब मैं उनका झोला देखती थी तो वो बड़ा सुंदर रंग बिरंगा होता था। उनकी किताबों के फ़ोटो पे बड़े अंदर बड़े सुंदर होते थे, और मैं मांगती थी तो मम्मी कपिला पशुहार के झोले में ऊन से फूल फुलड़ा बना के हमको लोगों को दे देती थी। 5वीं कक्षा के बाद गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए मेरी जितनी भी दीदियां हैं वो सिर्फ ओपन से पढ़ाई करी है उन लोगों ने, और इस तरह से उनकी पढ़ाई की जर्नी रही। मुझे पढ़ने के लिए मेरे मामा साहब के घर भेज दिया। मैं जिस समुदाय से आती हूँ, हमारे यहाँ बचपन में सगाई हो जाती है, तो मैं खुद भी जब 2 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। हमारे यहाँ सगाई रिंग सेरेमनी नहीं होती है कि यहाँ से यहाँ ऐसे रिंग करेंगे। हमारे यहाँ नारियल यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, और हम लोग जब 18 साल के होते तो हमारी उसी घर में शादी हो जाती है।
पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था, पहले पढ़ाते भी नहीं थे इतना, पर हमारे यहाँ जात का सम्मेलन होता है बड़ा और सरकारी सम्मेलन होता है, जिसमें पहले आधार कार्ड चल जाता था, पर अब आधार कार्ड वो लोग बहुत पता नहीं कैसे फर्जी टाइप के बना लाते हैं। तो जब भी छापे डलते हैं एकदम पुलिस के, तो वो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की मार्कशीट मांगते हैं। उस 12वीं तक की मार्कशीट में ज़रूरी नहीं कि लड़की फेल हो या पास हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो मार्कशीट हो। तो सभी दीदियाँ इसीलिए ओपन से 12वीं तक पढ़ाई करी है, तो मुझे भी पढ़ाना ज़रूरी था। जब मैंने 5वीं करी तो गांव में स्कूल नहीं था, तो मामा जी के घर मुझे भेज दिया, जिसकी वजह से मैं आज तक इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जब हम दूसरे के घर पे रहते हैं, क्योंकि मेरा 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ी, और मैं जब दूसरे के घर पे रहती हूँ तो उनके बच्चे आपको बहुत मारते हैं और आप मार खा भी लेते हैं। जब आप दूसरों के घर पे रहते हैं तो आप घर पे बता नहीं सकते कि आपको बुरा लग रहा है, और उनको नहीं बता सकते कि बुरा लग रहा है। तो आप कई दफ़ा अलमारी में मुंह डाल के भी रो लेते हैं। जब आप दूसरों के घर पे रहते हैं तो आपको जुएँ बहुत सारी हो जाती हैं, तो आपकी नानियाँ घासलेट का तेल डाल के बालों को तो खिरा देती है, जुओं को भी साथ में खिरा देती है। जब आप दूसरों के घर पे रहते हो और आपका किशोरावस्था का टाइम आता है तो आपको भयंकर भूख लगती है, तो आपको ऐसे भी शब्द सुनने को मिलते हैं कि अभी तो आटो पिसवाए हो तो फिर ख़त्म हो गए हो। तो कई दफ़ा हमारे यहाँ चौखट पे गाय के देने के लिए रोटियाँ रखी जाती हैं, ताकि गाय आए तो दे देना, तो वो पापड़ समझ के आप वो भी खाने लग जाते हो। जब आप दूसरों के घर पर रहते हो तो आपको कई बार मैं बहुत कम मंच पे इस चीज़ का जिक्र करती हूँ, पर मैं यहाँ करना चाहूँगी कि कई लोग आपको कई जगह आज भी मेरे हाथों पे जलने के निशान हैं, कई जगह पीठ पे भी हैं, कई बार आपके हाथों पे, शरीर पे ऐसे सिगरेट के जले हुए निशान होते हैं कि आप बहुत बाद में अपने घर वालों को भी बताते हो। तो मेरे को मेंटली प्रिपेयर मेरी 6ठी से लेकर 12वीं तक की जर्नी में रहा। मैंने 59% से 12वीं पास करी, और जब मैं गांव आई तो मैं बहुत खुशी हो गई थी कि बस अब मैं घरे आ गई है। तो मेरे घर जब मैं वापस आई थी तो हमारे यहाँ सारी दीदियों की एक साथ लगन निकल गई थी, मेरी भी लगन निकल गई थी। तो हमारे यहाँ लगन निकलना मतलब शादी का मुहूर्त होता है कि सम्मेलन में सबकी एक साथ जाएगी, तो मेरी भी लगन निकल गई थी। और जब मैं 12वीं करी थी तब मेरे ड्रीम, यदि बाद में कई सारे प्रश्न आते कि आपका ड्रीम तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रहा होगा, ये रहा होगा, वो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि मैं जिस इन्वायरमेंट में रहती हूँ, मेरी मम्मी की लोगों ने ठुड्डी के अलावा नैन नक्श बाहरी लोगों ने शायद ही देखे होंगे। अब मैं फ़ोटो डालती हूँ तो देख लिए होंगे। मेरी मम्मी ने 2 बार घर से बाहर निकलती हैं, रक्षाबंधन पे और संक्रांति पे, तो घर में ऐसा माहौल नहीं होता कि बड़े बड़े सपनों का जिक्र किया गया हो। पर जब मैं अपनी बारी करती हूँ तो मेरे 12वीं कक्षा के बाद सपने थे कि अब जल्दी से फ़ोन ला दो, हमारी सारी सहेलियों ने उनसे बात करना शुरू कर गई, मैं भी कर लूँ। मेरे उस समय ड्रीम थे कि मुझे दूध घी का बड़ा शौक़ है, तो उनके घर कोई फ्रिज मंगवाने के लिए बोल देना तो मैं आइसक्रीम जमा जमा के खा लूँगी। मैं नेल बाइट करती हूँ, तो मेरा ड्रीम था कि बर्तन मांजने को रेडी हूँ, बस उनसे बोल देना राख से बर्तन नहीं मंजवाए, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरे 18 साल की उम्र में मेरे ड्रीम ये थे। पर हम सबको नहीं पता होता है कि प्लेटफॉर्म आपको किस रूप में आता है। मैं अनंत विजय सर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जागरण समाधि के इतनी बुद्धिजीवी लोगों के बीच प्लेटफॉर्म दिया, और न जाने ईश्वर क्या चाहता है। इसी तरह से मेरे जीवन में जो प्लेटफॉर्म आया वो इस तरह से आया कि जो मेरे भाई थे, तीनों को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में सीहोर भेजा, और वो भाग भाग के गाँव आने लगे। तो बड़े पापा उनको छोड़ने गए, छोरा उनको तो पढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो कैसे घर चलेगा, आगे नौकरी लगवानी है उनकी। तो वो भाग भाग के गांव आते थे, और उसका कारण था कि उनको घर पे इतना अच्छा खान पान दिया, तो वो ना टिफ़िन के हाथों का खाना पसंद करते थे, ना बाई के हाथों का खाना पसंद करते थे। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया था कि हम तो नहीं जाएंगे वहाँ की जगह रहने के लिए, वहाँ पे रोटी नहीं मिल रही हमें। जब मेरे बड़े पापा उनको छोड़ने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जिस रूम में वो रहते हैं उसके जस्ट सामने रोड है, और रोड के सामने गर्ल्स कॉलेज है। तो मेरे बड़े पापा को दिमाग आया कि छोरी उनको कॉलेज है, छोरा एक है नहीं, तो अपने घर की छोरी को उसमें भेज सकते हैं, रोड पार करेगी और कॉलेज ही तो जाना है। तो मेरे तीनों भाइयों को रोटी बनाने के लिए मुझे ग्रेजुएशन करने के लिए BCA में एडमिशन दिलाया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। वरना आप ही बताइए भला किस कारण से मुझे भेजा जाता है। तो मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, तो ईश्वर हमें प्लेटफॉर्म ये नहीं देगा कि इस रूप में प्लेटफॉर्म आपके दे रहे, अनजाने किसी भी रूप में आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म वो दे देगा। मुझे प्लेटफॉर्म इस रूप में मिला। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में गई, वहीं जाने के बाद मेरे लिए इंग्लिश भी बड़ी कठिन थी, क्योंकि हमारे यहाँ गांव के स्कूल कॉलेज में
लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो मेरे लिए वो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, प्याज की जगह कभी कभी कांदा भी निकल जाता था, ये सब चीज़ें बड़ी निकल जाती थी। पर कॉलेज में हम जब गांव से जाते तो हमें एकदम से भी हवा लगती है, तो मुझको भी भयंकर हवा लगी, और वो हवा लगने का हम सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। तो मैंने भी बड़े बड़े कांड किए। तो मेरी सहेलियाँ देखती थी कि तुम्हारी तो क्लिप का भी कलर उड़ जाता है, कैसे रहती हो तुम्हारी सलवारें छनी हुई रहती है, तुम्हारे जूते ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम चीज़ें नई नई उपयोग किया करो। तो मैं जब भी घर जाती थी तो मैं देखती थी कि घर पे खूंटी पे किसका पेंट टंगा है, जिसका भी पेंट टंगा होता था मैं उसमें से पैसे मारना शुरू कर दी, और उससे मैं अपने छोटे छोटे शौक पूरे करना शुरू कर दी। मेरी 5-6 सहेलियों का ग्रुप था, वो बोलते थे कि ये करो वैसा करो। तो फिर फाइनली मैंने एक फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाई, उसमें नाम था उर्वशी परमार, जिससे मैं लोगों से फालतू में बैलेंस डलवाने लगी। मतलब मैं ये कहूँगी कि ये सब चीज़ें जीवन के जो भी चीज़ें थी वो मैं भी सब कुछ कर रही थी। और सबसे बड़ा कांड ये हुआ कि मेरी सारी लड़कियों ने 5-6 सहेलियों ने मुझसे कहा कि वाटर पार्क चलते हैं। तो मैं इस बार रक्षाबंधन पर जैसे गई तो मैंने पापा की जेब से 500 रुपये लेकर इस बार मैं आई थी, और हम सब वाटर पार्क 5-6 लड़कियाँ हम लोग वाटर पार्क गई। हम पानी में मस्त वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे थे, तभी हमारे घर से शायद किसी ने, गांव के एक भैया ने हमको देख लिया और घर पे फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी छोरी पानी में 5-6 छोरी हो चिपक्या कपड़ा पहन के मस्ती कर रही है। घर से जैसे पुलिस की जीप होती है वैसे ही हमारे घर पे जीप थी, जिससे हम खेत से जो पूले होते हैं वो लेकर आते हैं। तो घर से वो जीप लेकर आए, मुझे गाड़ी में बिठाना समय से मारना शुरू किया था, और जब तक मैं घर पहुंच गई, जब तक मेरे पापा शाम को नहीं आए, तब तक मुझे सब मार रहे थे। मेरी 2 बुआजी आ गई थी, दामोदर की छोरी आज तो वाटर पार्क गई है, कल से कहना कहाँ जाएगी, एक जल्दी विदा करो। मुझे ताई जी मम्मियाँ सब मार रहे थे, कसो कर दियो तूने वाटर पार्क जाके, 250 रुपये नहीं आसा कपड़ा पहनिया, देख गाँव का आदमी ने वहाँ चौराहे पर ऐसी ऐसी बात कह दी, कसो कहेंगा यो होएगा वो होएगा। ये सब चीज़ें हुई, मुझे इतना मारा कि मेरी नाक, मेरे होंठ, मेरे गाल, मेरा सिर सब सूज गया था। और मेरी ये 2013 की बात है, और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब, और फर्स्ट ईयर में कुछ महीनों की हवा में मेरे को ये सब कुछ मैं कर रही थी। तो जब मेरे पापा आए तो मेरे पापा ने देखा कि सबने बहुत मारा, और उनको सब बोले लगे दामोदर थारी छोरी ना ऐसो करो ये करो। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा वाटर पार्क जाने में बुराई नहीं है, बस बुराई इतनी है कि तुम हमारे बता देती कि तो यहाँ गई है, तो मैं इन सबके बता सकता हूँ तो कि हमारी छोरी यहाँ गई है। दूसरा, उन्होंने सबने मारा और मेरे भाई मेरे को लेके जाने के लिए रेडी नहीं था, पर दूसरे दिन उसकी बाइक पे बिठाया, बोले हमारी छोरी के मैं ग्रेजुएशन तो करूँगा। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं उनकी जगह बाप होती तो मैं तो कभी नहीं भेजती अपनी बेटी को, भाग गई तो इतनी बड़ी रिस्क लेके भेज रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने, मतलब ओपन माइंडेड होने का मैं कहती हूँ, मेरे पापा लाइलॉन का जूता पहनते हैं, मुझे छोड़ने कभी स्टेशन तक नहीं आए वो, कि शाम को 4 बजे गाय का दूध लगाना वरना पैसा कहाँ से आएगा, तो कभी स्टेशन छोड़ने तक नहीं आए। कभी उन्होंने भोपाल में एक बार उनको दीवर ने फुसकार दिया था, तब वो एक बार इलाज कराने के लिए आए थे, कभी भोपाल तक नहीं आए। लाइलॉन का कुर्ता पहनते हैं, मतलब जूते पहनते हैं, कुर्ते के नीचे बनियान में कई सारे गोल गोल छेद देखे हैं मैंने उनके। जब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, पूरी मीडिया गाँव आई थी और वो ग्वाड़े में भग गए थे कि ऐसे तो कैमरा देख के डर लगे उनमें, कई बोले इन कैमरा उनमें कैसे बोले। पर उस पापा का ओपन माइंडेड था कि उन्होंने, मेरा भाई मना कर रहा कि मैं नहीं ऐसी बिगड़ी तुम्हारी छोरी खेले जम्मा, तो भी उन्होंने बाइक पे बिठाया और उन्होंने एक चीज़ कही कि बेटा आगे थारी मर्जी है, थारे भागनो है तो भाग जाजे, पर याद रख जे तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम होएगो, तू बुरो करेगी तो भी मारो नाम होएगो। तो पीछे जितने भी जेनजी जिनको अनंत विजय सर और बाकी सब लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं उन सबसे एक अंतिम एक लेसन कहना चाहूँगी जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था, कि हम जीवन भर मंथन कहते रहते हैं कि सही और गलत क्या है एक्चुअल में। तो सही और गलत का अंतर सिर्फ इतना है, हर वो बात, हर वो चीज़ जो तुम्हें अपने लोगों को बताने में शर्म आ रही है, झिझक आ रही है, हर वो चीज़ गलत है। और हर वो बात जो तुम सीना ठोक के भी बता सको और वो नाराज़ हो रहे हैं, मुझे पहाड़ चढ़ना है, मुझे मूवी बनानी है, मुझे ये इस तरह का कार्यक्रम करना है या इस कार्यक्रम में आना है, हर वो चीज़ सही है। मैं बाइक पे बैठी और मैंने सबसे पहले वो उर्वशी परमार नाम की मेरी फर्जी आईडी बंद करी, मैंने सिम तोड़ी और मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को कुछ करना है। हम जिस घर में रहते थे वो दूसरे माले पे था और नीचे हेडपम्प था। मुझे हर दिन सुबह 15-16 कुप्पे पानी दूसरी मंजिला पे लेके जाना होता था, क्योंकि मेरे सारे भाई लोग
कॉलेज स्कूल नहा धो के जाते थे, उनके कपड़े धोने होते थे, वो फ्रेश होते थे। तो 15-16 कुप्पे सुबह भरते समय मेरे पैर बहुत दुखते थे, भम 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 करके मैं लेके जाती थी। पर मैं सच में आपसे कहूँगी कि कई बार हम लोगों से ईश्वर मेहनत इसलिए कराता है, जब मैंने भी अपने जीवन को पलट के देखा कि मुझे नहीं पता था कि वार्म अप क्या होता है, वर्कआउट क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, पर शायद मैं उन दिन उन कुप्पों से पानी जाने अनजाने नहीं भरती तो मेरे पैर इतने मजबूत नहीं होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते। तो आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस तरह से मेरी जीवनी असली चीज़ें शुरू हुई। मैं मेरी एनएसएस वाली मैडम के पास गई कि मैडम मुझे ना मेरी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। तो मैंने एनएसएस के थ्रू कोर्स किया, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैंने मेरे पापा की नाक कटवा दी थी। मैं कहती हूँ हर जगह आके कि हम लोग बाद में सोचते हैं देश के लिए करना है, राज्य के लिए करना है, नहीं, एक्चुअल में जो हमारी अंदर वाली फीलिंग जो आती है वो ये आती है कि हमारे माँ बाप हमारे बगल में खड़े हो और बोले शाबाश ऐसा किया। एक्चुअली रियल फीलिंग जो करने वाली आती है वो यहाँ से आती है। मुझे था कि मैंने नाक कटवा दी है, सबने इनकी बहुत बुराई कर दी है, मुझे कुछ तो ऐसा करना है। तो फिर मैं पढ़ने भी लगी, खेलने भी लगी, सब कुछ करने लगी। तो मेरे 2 गाँव को एलईडी युक्त करने के बाद एनएसएस की तरफ से मुझे मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा। मैं कल अभी मेरी साथी इस रूम में बैठे थे, मैं उनसे जिक्र कर रही थी कि पहले मेरे जीवन का भी एक सपना था कि मैं बस हेलीकॉप्टर में एक बार बैठ जाऊँ। मेरी मम्मी का भी ड्रीम है, अभी तक वो बैठे नहीं है, कि एक बार हेलीकॉप्टर में बैठ जाऊँ। और कल मैंने आते समय 2 बार हेलीकॉप्टर बदले। तो ये हेलीकॉप्टर की जर्नी भी मालदीव से शुरू होती है। जब मैंने काफ़ी सारा काम किया तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मुझे मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। और वहाँ मेरे साथ मिस इंडिया गई थी, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन गए थे, आईआईटी के टॉपर, निफ्ट के टॉपर, ऐसे 50 लोग सिलेक्टेड गए थे। और मैं उनके बीच 2 सलवार सूट और 1 साड़ी लेके बैठी थी और मैं कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो सब इंग्लिश में बातें कर रहे थे। काफ़ी लंबा फ्लाइट का सफ़र था। तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा, इस दृश्य का मैं जिक्र हर बार इसलिए करती हूँ कि हम कई बार गांव से जब आते हैं तो हम कितने अनभिज्ञ रहते हैं। तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसने कहा ओके, सीधा लेके लेफ़्ट चले जाइए आप। मैं कहा अच्छा, ये जाएगा कहाँ पे? तो उसने मेरे को ऐसे देखा कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही है। मैं कहा हमारे गांव पे ऐसे कहते हैं कि जब भी हेलीकॉप्टर जाए तो मुंह मत खुला करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो भी करूँगी वो छितिर बितिर होकर सबके सिर पे गिरेगा, तो ये जाएगा कहाँ पे? तो हम जब गांव से होते तो हमारे अंदर कितनी वैसी चीज़ें होती, कुछ चीज़ें पता भी नहीं होती हमको। तो वैसे मैं मालदीव पहुंची जब भारत का झंडा हमारे पीछे चल रहा था, राजदूत हमसे मिलने के लिए आए, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ डिनर हुआ और अंत में जहाँ से मेरे को इंडिया के लिए फीलिंग आने लगी, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था मालदीव के यूथ के द्वारा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा, सर मुझे बताओ कि इसका उत्तर कैसे दूँ, अपना सोना तो सब अंग्रेज लूट के चले गए। आप सबको कितने लोगों को लगता है कि अपन सब सारा सोना अंग्रेज लूट के चले गए हैं? कितने लोग हैं? मैं तो उनमें से थी। मुझे तो लगता था कि बहुत सोना था जो अंग्रेज लूट के चले गए। बिल्कुल, मेरे कुछ साथी मुझसे, बहुत सारे साथी मेरे से सहमत है। तो उस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगी जो मेरे डायरेक्टर ने मेरी तैयारी कराई थी और वो ज्ञान मुझे मिला और मैं आप सबको भी देना चाहूँगी। मैं जब बोलूँ तब आप अपने अगल बगल देखते रहिएगा बस। भारत का सोना अंग्रेज लूट के चले गए, ये बात मेरे मन में भी थी, पर भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब नैन नक्श के लोग हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब कद काठी के लोग हैं। भारत दुनिया का मात्र ऐसा देश है जहाँ सब रंग रूप के लोग हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब धर्म के लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, या तो किसी देश में पर्वत होता है या किसी देश में सिर्फ मरुस्थल होता है। पूरी दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, समंदर भी है। तो आपका सोना अंग्रेज लूट के नहीं लेकर गए, वो यहीं है। जब मैं ये बोल रही थी और मेरे पीछे भारत का झंडा था और मेरी हिंदी अच्छी होने की वजह से मुझे ये अवसर मिला। जब मैं वापस आई तो फिर मेरे पिताजी को प्रिंसिपल ने फ़ोन करके बोला कि आपकी बेटी स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनी है। पहली बार हमारे यहाँ कलेक्टर या एमएलए से मिलने जाए तो ऐसे नीचे बैठ के हाँ साहब ऐसे बोलते हैं गांव के लोग। मेरे पापा पहली बार एमएलए के बगल में खड़े थे, कलेक्टर के बगल में खड़े थे, ऐसे संकुची सच्चाए हुए, गाड़ी पे बिल्कुल भीगे हुए, बारिश में आए थे वो। और माउंटा उस दिन गिर गया था। तो जब मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला और मेरे को सब लोगों ने मेडल पहनाया और सब लोगों ने उनको बोला आपकी बेटी ने ये किया वाह किया। जब मैं स्टेज से उतर रही थी उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को MSW करने के लिए परमिशन दी और कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो उसके बाद से मेरी असली खुद के लिए संघर्ष शुरू हुआ। मैंने MSW में एडमिशन लिया, वर्ष 2016 प्रारंभ हो चुका था और अब मेरे को लग रहा था कि मुझे कुछ करना है। तब मेरे को
भोपाल जाना पड़ता था और बस का किराया 3,500 रुपये थे। तो मैंने एक मीडिया चैनल पे इनपुट पे काम किया था, जहाँ दूसरे चैनल की हेड जो भी लाइन होती थी उसको टाइप करना होता था हिंदी में चोरी करके और आगे भेजनी होती थी। तो वहाँ मैंने काम किया था, तो जिससे मुझे 3,000 3,500 रुपये मिलते थे 4-5 घंटे काम करने के MSW के दरमियान, जो मेरा बस का किराया काम आता था। तो मेरे द्वंद्व चलता था कि मुझे कुछ करना है पर वो कुछ मिल नहीं रहा था कि करूँ क्या। तब मैंने उसी दरमियान अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। तो क्लिक हुआ, ओके लड़कों ने किया, गूगल करवाया एक साथी से, तो पता चला कि 32 साल पहले बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। मतलब मध्य प्रदेश में होते हुए भी हमारी सोच में भी इतना गैप था कि मध्य प्रदेश की किसी लड़की ने ये तक नहीं सोचा कि वो माउंटेनियरिंग करे या पहाड़ चढ़े। मतलब 32 साल का गैप सोच में। तो जब मैं लड़की हूँ और मेरे सामने ये खबर आई तो मैं क्यों नहीं सोच सकती। तो वहाँ से मेरी माउंटेनियरिंग की जर्नी शुरू हुई। मैंने सोचा कि मेरे को अब माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है, चाहे जो हो जाए। तो 2016 में मैंने उन लोगों से बात करी जो लोग माउंटेनियरिंग करते थे, पर लोग आपको ठगते भी बहुत है जब वो उस फील्ड के होते हैं। बहुत लोग आपको बुद्धू भी बनाते हैं। कहीं पाई जो बचाई थी वो बर्बाद भी हुई। माउंट एवरेस्ट की जर्नी को मैं आप सीधा लेकर आती हूँ कि जब हम पहाड़ चढ़ते तो उससे पहले माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं। भारत बहुत लकी है हम लोग कि पूरी दुनिया का पहला माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI जो कि दार्जिलिंग में है, इसके 5 इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग के, जहाँ आपको सिखाया जाता है कि 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे किया जाए। आपको सिखाया जाता है कि रैपलिंग कैसे करें, जुमारिंग कैसे करें, इग्लू बना के कैसे रहा जाए, छिपकली के दांत नुमा आपने देखे उसके पंजे में कांटे लगे होते हैं, वैसे हमारे पीछे पैर के नीचे क्रैम्पोन होते हैं जब हम बर्फ़ पे चलते हैं, तो क्रैम्पोन को कैसे पहना जाए, ये सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स NCC के थ्रू वहाँ से किया और बाद में पता चला कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं। तब तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई। मतलब 25,000 ढंग से हाथ में नहीं देखे जैसे गिन के, और 25 लाख रुपए इकट्ठा करना था। मेरे व्यक्तित्व की एक ही कमी है और एक ही ताकत है, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बस बहुत ज़िद्दी हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ठान तो लिया था, अब करे कैसे। तो 25 लाख इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास में गई। तो जैसे आपसे मैं पूछती हूँ, सर आपने सुल्तान मूवी देखी है? नहीं देखी है? सर आपने देखी है? ओके। तो सुल्तान मूवी की तरह नई उस समय रिलीज़ हुई थी और मैं उन सबको बोलती थी सर आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो वो कहते थे हाँ देखी है। तो मैं क्या, सुल्तान मूवी में उसका कोई साथ नहीं देता पर वो कुकर वाला उसका साथ देता है, वो लास्ट में जीत जाता है और वो दोनों फेमस हो जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी, आपका लोगो माउंट एवरेस्ट पे भारत के झंडे के साथ लेके जाऊंगी, कड़क कड़ाती ठंड में रिबॉक के बाद आपका बनेगा लोगो माउंट एवरेस्ट पे जाने वाला। मैं जिस अखबार में जिस मंच पे जाऊंगी आपका जिक्र करूंगी, आप मेरे को पूरी स्पॉन्सरशिप मत दो, मेरे जो इक्विपमेंट आ रहे हैं वो मेरे को दे दो। इस हिसाब से पहली स्पॉन्सरशिप मुझे उपाध्याय मसाले ने दी है। मैं उन जितने भी लोगों ने मेरे पे एहसान किया, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलती। मैं भगवान के सामने भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा करने के लिए एफर्ट तो दे रहा है, बुरा करने के लिए तो दुनिया लगी हुई होती है। सो उपाध्याय मसाले वाले ने मेरे को पहली स्पॉन्सरशिप दी। अब मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाती थी, सर उपाध्याय वाले मसाले वाले मेरे पर भरोसा किया, आप और कर लो मुझ पर। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बूंद बूंद से सागर भरा। मध्य प्रदेश सरकार और ट्राइडेंट ग्रुप ने मुझे सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप दी थी 12 लाख रुपए की, और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी। अब बताए पहाड़ का चैलेंजेस। हमारा 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है जिसके हमारे 4 कैंप होते हैं। हमारा जो बैग होता है वो 36 किलो का होता है। इस 2 महीने के एक्सपीडिशन में हम 15 दिन का ट्रैक करने के बाद बेस कैंप पहुँचते हैं। बेस कैंप की हाइट है 5,345 मीटर, जहाँ आप और मैं 16 मंजिला इमारत पे चढ़ते तो कैसे दिल धक 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 करता है, वैसे बेस कैंप में आप कुछ भी नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, तब भी आपका दिल धक 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 कंटिन्यू करता रहेगा। हम लोग बेस कैंप में पहुंचते हैं, उसके बाद हमारी असली जर्नी शुरू होती है। जो हमारे 4 कैंप होते हैं उसके लिए रोटेशन करते हैं, जिसको हम लोग इक्वलाइजेशन की प्रोसेस को कह देते हैं, एक्मेटाइजेशन की प्रोसेस को हम लोग पूरा कवर करते हैं। इन चारों कैंप को करने के लिए हम लोग बेस कैंप में कुंभू ग्लेशियर देवता की पूजन करते हैं। सोचो कितने लोग, दुनिया के नास्तिक लोग भी वहाँ आते होंगे, बस उस बर्फ़ पे भी माँ सागर माता की पूजन किए बिना कोई नहीं चढ़ता, कोई भी कदम नहीं रखता है। हम लोगों को एक एक शेरपा मिलते हैं जो हम लोगों के साथ हमारा सामान नहीं उठाते, पर 5 मीटर हमसे आगे चलते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं। मेरे को निम्मा नीरू दाई मिले थे शेरपा, जो आज भी मेरे भाई हैं, जिनके बच्चों की फ़ीस भरने के लिए मैं हर साल नेपाल जाती हूँ, जो मेरे लिए देवदूत है। वो कैसे मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मुझे निम्मा नीरू दाई मिले, तो हम लोग बैग पैक करते हैं और सब लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं। हम लोग जब रात को क्लाइंबिंग करते हैं तो लगभग 13-14 घंटे कंटिन्यू क्लाइंबिंग करते हैं, और एल्टीट्यूड बढ़ने लग जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम और होने लग जाती है। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब लेडर पार करते हैं, तो
कुंभू ग्लेशियर को बीच में पार करते समय बड़े बड़े लेडर होते हैं, यहाँ से यहाँ निशानी नुमा, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखे थे सीधा खड़ा हुआ, ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। जब हम लेडर पार करते हैं तो वो लेडर में सिर्फ एक रस्सी होती है जो हमको सेफ्टी रोप में अटैच करके सेफ्टी देती है। आप गिरोगे तो क्रवास में जब आप गिरते हो तो आप हाइपोथर्मिया से मर जाते हो या फिर आपकी चमड़ी पूरी ऊपर निकल आती है। तो आप जब क्रवास में गिरते हो तो उसको बचाने की कोशिश करने के लिए या निकालने के लिए एक ऑप्शन होता है, इसलिए सिर्फ रोप में आप लगे हुए रहते हो। तो जब हम लोग लेडर पार करते तो जिक 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 होता है, तो आधे लोग वहाँ से गिव अप कर देते हैं क्योंकि क्रैम्पोन भी हमारे पैरों में लग सकता है। एज ए वूमन जो मुझे उस जगह प्राउड फील होता है, हम जो माउंटेनियरिंग या डाइविंग करते हैं, तो मैं डाइविंग का बताना चाहूँगी। जब मैं टेक्निकल डाइविंग करती थी तो डाइविंग में भी आपसे पहले पूछा जाता है कि आप गर्भवती तो नहीं हो। इतना वियर्ड और ऐसा प्रश्न लगता है कि अरे ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो जब हम डाइविंग करते हैं तो हमें यदि आप गर्भवती भी हो तो आपका गर्भपात हो जाएगा। तो प्रकृति आपको हर जगह ज़्यादा चैलेंज करते हो। आप डाइविंग करते हो तो जैसे जैसे नीचे जाते हो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइकोट्रिक गैसें होती है, तो शराबी की तरह आपका दिमाग घूमता रहता है। द गाजी अटैक मूवी आप देखिएगा कि पनडुब्बी के कल पुर्जे निकल जाते हैं। तो जब हम नीचे जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर भी कैसा फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ अंडा फोड़ते तो मेल्ट हो जाता है, नीचे जाते तो जैसे उबला अंडा कैसे होता है पानी के अंदर, वो बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है। तो आपको वो चीज़ भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है एज ए वुमन। अब पहाड़ की बात करते हैं। जब पहाड़ पे आते हैं तो हम लोगों का मासिक धर्म यहाँ 5 दिन का आता है, वहाँ कंटिन्यू 2 महीने भी आता रहता है। तो वो कभी कभी येलोइश कलर तक बदल जाता है। जब मैं पहली बार गई थी तो मुझको नहीं पता था, तो मैं सैनिटरी पैड का यूज़ करती थी। तो सैनिटरी पैड की वजह से पैर ऐसे छिल जाते तो मन करता है चिंपांजी की तरह चलो। एज ए वुमन हम लोगों का सीट हार्नेस सामने की तरफ होता है, तो हम लोग उसको खोल नहीं पाते, तो हम पानी कम पीती हैं कि हम कहाँ यूरिन जाएंगे बार बार। एक्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है कि पानी पियो यूरिन जाओ, पानी पियो यूरिन जाओ, पर हम लोग कम पीती हैं, इसलिए हमारा यूरिन का कलर रेड हो जाता है, बहुत जलन होती है, हमारे होंठ सब पे ज़्यादा पड़ते हैं, हमारी स्किन ज़्यादा प्रॉब्लम करती है हमको। यहाँ मैं बताती हूँ, कभी हम 6 लोग ऐसे चिपक के बैठे थे, तो बाबा तोबा तोबा, हे राम कैसी बातें कर रहे हैं। जब टेंट उड़ने वाला होता है तब स्त्री पुरुष के भान से आप बहुत ऊपर होते हो, 6-7 लोग एक साथ चिपक के बैठे हुए होते हो वहाँ एक टेंट में। आपको क्योंकि यूरिन भी आपको जाना है, सेम टेंट में आपका शेरपा होता है और बाकी लोग भी होते हैं, तो आप उनको बोल देते हो फेस उधर कर दो, स्मेल आएगी उनको। पर हम लोग जब उसी टेंट में होते हैं तो हम लोग हमारे यूरिन बैग में यूरिन पास करते हैं, या फिर बाहर हम लोगों का ऐसा गोल कुआं जैसा बनाता है जिसमें हमारा कमर नहीं दिखेगा, बाकी लोग आसपास से गुजर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। पर माउंटेनियरिंग में जब हम ये सब चीज़ें करते हैं एज ए वुमन, ये सब चैलेंज पार करते समय, तो हम बेस कैंप में देखते हैं कि दुनिया के क्लाइंबर आए हुए, दुनिया भर के 6-6 फुट लंबे स्मार्ट सी पर्सनालिटी। पर जब लेडर पार करने की बारी होती है, पैरों लोगों के पैर थर 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 काँपते हैं, और उसमें से कई सारे लोग वहाँ पे गिव अप कर देते हैं। और जब हम पूरा इतिहास देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रेशो किसका है माउंट एवरेस्ट सबमिट करने का, तो वो हमें एक बड़ा पॉजिटिव एंगल मिलता है कि 60% महिलाएं सबमिट करती हैं, मतलब पूरा करती हैं, और 40% मेन करते हैं। हम लोग बेस कैंप से निकलने के बाद 13 से 14 घंटे में कैंप 1 पहुँचते हैं, जहाँ बड़े बड़े एवलांच आते हैं विंगिंग ग्लेशियर से। एवलांच आपको कभी भी किसी भी समय मार सकता है। कैंप 1 में जब हम जाते तो इसके बाद बेस कैंप के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते। मैं शाकाहारी हूँ तो मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो हम लोग बर्फ़ खोदते हैं, पिघलाते हैं और सूप उसमें डालते हैं पैकेट फाड़ के रसना की तरह, और वो ही हम पीते हैं। इसीलिए पहले बॉडी फैट खाती है हमारी शरीर का, फिर मसल्स खाता है, और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी के 7000 मीटर के बाद, जिसे डेथ जोन कहा जाता है, तब हमारी बॉडी के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। हम लोग कैंप 1 में एक रात बिताते हैं, जब दुनिया का सबसे बड़ा हेडेक हमें आता है। हम आसपास के कैंपों में देखते हैं कि लोगों का पेट का एसिड बाहर निकलता है, तो येलो उल्टी, पीली उल्टी, हरी उल्टी, और कई लोगों को खून भी निकलना शुरू हो जाता है। हम लोग वापस आते हैं, 2 दिन बेस कैंप में बिताते हैं, फिर अगले रोटेशन के लिए जाते हैं। अब हम लोग कैंप 1 जाते हैं, और कैंप 2 में हम फिर अगली रात बिताएंगे। कैंप 2 मतलब आपको दिखता यही है, पर पहुँचते दूसरे दिन की सुबह पहुँचते हो, और फिर शाम को 7:30 बजे पहुँचते हो, तो आपको माइंड बड़ा पैनिक कर देता है। कैंप 2 में आप आसपास लोगों को टेंट में चिल्लाते हुए सुनते हो, और अगले दिन कई लोगों की डेथ सुनते हो और कई लोगों का हेली रेस्क्यू सुनते हो। कैंप 2 तक हेली रेस्क्यू हो पाता है, इसके बाद बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। कैंप 2 के बाद कैंप 3 होता है। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ आप 2 पंजे के ऊपर चल के जाते हो, जहाँ आपको यूरिन भी जाना है तो कैराबिनर में से तिरछे पास करके जाते हो। कैंप 3 के बाद डेथ जोन कहा जाता है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर सबमिट करने से पहले वापस हमारे बेस कैंप में आते हैं। बेस कैंप में हम सब हमारे लोगों के साथ रहते हैं, और अब तो फ़ोन की फैसिलिटी हो गई, पर पहले हम लोग, मैं जब गई थी हमने वाईफाई से बात करी थी।
तो मैंने मेरे जाने से पहले मेरी एक गवर्नमेंट जॉब थी ई गवर्नेंस में वो मैंने छोड़ दी थी और मैंने मेरे पापा को कहा था कि हमारी ऐसे भी अच्छी नौकरी मिलेगी लगेगी, और जाने से पहले मैं उनको एक छोटा स्मार्टफोन दे कर गई थी। तो जब हम लोग घर पे बात करते हैं तो मेरे पिताजी ने तो फ़ोन करते बोला तूने बताया नहीं हर जगह सब मर जाए हैं। तो उन्होंने देखा तो वीडियो पे पता चला लोग मर जाते हैं, हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। मैंने उनको यही बोला कि कई सारे आर्मी ऑफिसर्स के पिताजी जो लोग होते हैं वो भी तो उनको भेजते हैं, और मैं वहाँ जाके ये इंडियन आर्मी की एक चीज़ बड़ी अच्छे से समझ पाई कि हम तो जाके टेंट में बैठने का धड़ाम से गिर जाते हैं, पर हमारे कितने सारे सिपाही होते होंगे कि वहाँ उस एल्टीट्यूड पे पहुँचने के बाद लड़ाई कैसे लड़ते हैं वो लोग। इसलिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट आ गई थी अपनी जवानों के प्रति। और मेरे घर पे बात हुई तो मेरे पापा ने मेरे को बोला बेटा तू आ तो जाएगी नहीं। इससे पहले तक ये वर्ड मुझे, वो आवाज़ इतनी भी मधुर नहीं लगती थी, वो मुझे बहुत रिपीट हुई और मेरे को उनकी सारी चीज़ें बहुत फील होने लगी कि घर में अभी तक 14 इंच का टीवी था, वो बड़ा भी हो सकता था। मम्मी का ब्लाउज ऑन छन जाता था, वो और भी अच्छा हो सकता था। खेती के पैसे तो खेती में लग जाते हैं। दूध के पैसे आते थे हमारे घर के, वो सारे पैसे हम लोगों को फीस में भरने के लिए पापा भेजते थे। वो अभी तो अपने शौक़ पूरे कर सकते थे। न जाने कितनी लड़ाइयाँ, कितने ताने हैं जो उन्हें सुन रखी हैं। तो जितने भी पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स मुंह से बोल के नहीं बताते कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। मैं तो मेरे पिताजी और मम्मी को वहाँ जाके बहुत ज़्यादा समझी। जब हम लोग कैंप 3 के बाद मैं और मेरा शेरपा गुजे, उसके बाद उसे डेथ जोन कहा जाता है। डेथ जोन के बाद हम लोग सप्लीमेंट ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। उसे डेथ जोन इसलिए कहते हैं कि आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी यूज़ करोगे तब भी आप मर सकते हो। आप, मैं और हम सब ने सुना है कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, तो वो गार्बेज है डेड बॉडीज़ का गार्बेज। 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ है जो आज वहीं हैं। उस एल्टीट्यूड से कभी भी डेड बॉडीज़ रिकवर नहीं हो सकती। और ग्लेशियर है, ग्लेशियर मूवमेंट करता है, तो आपको, मुझको या जितने भी क्लाइंबर जाते हैं उन सबको नई नई डेड बॉडीज़ हर बार दिखती है। किसी का हाथ दिखता है, किसी का पैर दिखता है। कई बार लगता है कि वो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है पर वो बर्फ़ में ढका हुआ है। कई बार आप उनके बगल से क्रॉस करते हो, कई बार आप उनके ऊपर से भी क्रॉस करते हो। कई बार बिल्कुल ताज़े ताज़े आपके क्लाइंबरों की डेथ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी उत्तर प्रदेश से मेरे साथ के भैया थे, उनका नाम रवि ठाकुर भैया था। उन्होंने मेरे साथ HMI में एडवांस कोर्स किया था। 2018 की बात है। उनका 16 तारीख को माउंट एवरेस्ट सबमिट हुआ था, और वो जब वापस उनके आने का टाइम था तब पता चला कि उनका ऑक्सीजन टाइम पे नहीं बदला, तो उनको हेलोजिनेशन होने लगा था। वो खुद से क्रवास में कूद गए थे। तो कई बार आप जिनके साथ एक एक 1.5 महीने के समय बिताते हो, उनकी डेथ की खबर भी आप समय पे सुनते हो। मैंने HMI में पूरा 1 महीना उनके साथ बिताया था। तो जब मैं और मेरा दाई निकले और हम लोग कैंप 4 पे पहुँचने वाले थे, 8100 मीटर पे मैं थे, और मेरे शेरपा ने मुझे बोला कि बहनी 2.5 घंटे हैं, माउंट एवरेस्ट तो सबमिट कर लेंगे पर ऑक्सीजन बहुत कम बची है, और सबमिट तो कर लेंगे पर ज़िंदा नहीं बचेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को वो 25 लाख रुपए दिख रहे, मुझे दिख रहा कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँची, परमिशन ली, नौकरी छोड़ी, सब कुछ की, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर फिर मेरे शेरपा ने कहा कि मेरे तो बाल बच्चे हैं, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं नहीं मान रही थी, तो मेरे शेरपा ने बोला कि बहनी पहाड़ यहीं है, ज़िंदगी रही तो हम दोबारा आ जाएंगे। और फिर मैं 700 मीटर से वापस आई। ये सेम वैसा था जैसे 0.1 नंबर से कोई IAS के एग्ज़ाम में कोई बच्चा रह जाए। ये बिल्कुल वैसा था कि बिल्कुल करीब से आके आप बिल्कुल वहाँ से छूट जाओ। ये वैसी वाली फीलिंग थी कि आपको माउंट एवरेस्ट 700 मीटर दिख रहा है, आप जा सकते हो, 2.5 घंटे का समय है, पर आप फिर से 0 पे आओगे, सांप सीढ़ी की तरह। मैं वापस आ रही थी, मैं मेरे शेरपा को बहुत कोस रही थी। ये 2018 की बात है। और जब मैं काठमांडू पहुंची और जैसे ही मैंने मेरा फ़ोन देखा तो उसमें बड़े बड़े अखबारों की प्रतियां थी, मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। क्योंकि सबको लग रहा था कि 9 घंटे का टाइम है और ये माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। सब दूर की बधाइयाँ, सब कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने मेरे दाई को फ़ोन, मतलब मेरे टीचर को फ़ोन किया, सर यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने तो सबमिट नहीं किया है। तो उन्होंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो तुम गायब हो जाओ, मुँह छुपा के ज़िंदगी भर ऐसे रहो, या बोल दो कि नहीं हुआ। तो दोनों ऑप्शन में से क्या करोगे? वो सेलिब्रिटी बना हुआ फेस रख सकते हो, अब तो बहुत डिजिटल स्कैन हो गया तो कुछ भी फर्जी नहीं हो सकता, पूरा डिजिटल स्कैन होता है फ़ोटो का, 360 डिग्री का वीडियो मांगते हैं वो।
तो मैंने कहा कि मेरे को बताना है कि मेरा 700 मीटर नहीं हुआ, और मैंने मेरे फेसबुक पे लिख दिया कि नहीं मेरा 700 मीटर नहीं हुआ। तो जो लोग सबसे पहले अभी तक तारीफ़ कर रहे थे, सबसे पहले सारे बड़े बड़े कैमरा लेके मेरे माँ बाप के पास पहुँचे। आपकी लड़की ने इतना बड़ा बवंडर इतना वो कर दिया, 700 मीटर बचा, वो इतना भी नहीं पहुँच पाई, क्यों तमाशा किया। रिश्तेदार बोल रहे तुम्हारी छोरी ने कितना तमाशा कर दिया, लोग हमारे ऊपर हंस रहे, ये हो रहे वो हो रहे। तो जब भी आप कुछ भी अलग करना चाहोगे, आपसे ज़्यादा तीर कमान वार आपके माँ बाप भी झेलते हैं। मैं जब गांव पे पहुंची तो मेरे पापा ने बोल दिया थारा कोनी कोनी तक हाथ पड़ूँ, अब बहुत तमाशा हो गयो, बस अब तू जा और विदा हो, बहुत हो गए, अब हमसे नहीं झेल रही। मैंने मेरे पापा की पहली बार बात नहीं मानी थी। जब भी मन भरता है तो आप क्या करोगे, तो मैं तो बाथरूम में जाके भयंकर फूट फूट के रोली, और मैंने कहा फिर से मेरे को पहाड़ तो चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट चाहे जो जाए। कमी कहाँ रही थी, कमी तो पहला कारण था कि मैं शाकाहारी हूँ, तो मैंने बेस किया मैं प्रॉपर खाना नहीं खाया था, इसलिए मेरे को अगली बार लड्डू लेके जाना है। दूसरा, मैं मेंटली फिट थी पर शायद मैं फिजिकली फिट नहीं थी, तो मुझे उस पर काम करना है। जब भी आप सब भी हताश होंगे जीवन में, कारण लिखिएगा कहाँ नहीं हुआ। अब मैं पापा की मर्जी के बिना उन्हें साफ मना कर दिया मत करे तमाशो, पर मैं अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में बेसिक कोर्स करने के लिए चली गई, एडवांस कोर्स करने के लिए चली गई। हम लोग जब आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करते हैं तो एक विलियर होता है जो हमें पीछे से विले देता है और हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं। तो बिल्कुल ये ऊपर वाला तान देखते रहिए आप, इतना ही ऊपर थी मैं, और मेरा विलियर मुझे विले दे रहा था और मैं क्लाइंबिंग कर रही थी। मैंने मेरे विले को बोला विले टाइट, और शायद उसको सुनाई नहीं दिया या कम्युनिकेशन गैप हुआ और उससे वो रस्सी छूट गई। नीचे पत्थर थे, मैं ऊपर से सीधे भम से पत्थर पे गिरी थी। 4 जुलाई 2018 की बात थी। मेरी जो रीढ़ की हड्डी ये 3 जगह से टूट गई थी, मतलब अभी भी टूटी हुई है। 3 हेडलाइन फ्रैक्चर हुए थे मेरे को, एक गर्दन पे हुआ, एक बिल्कुल सेंटर में हुआ था और एक टेलबोन पे हुआ था। सबसे पहले इंस्टीट्यूट वालों ने पैर चला के देखे कि इसके पैर मूवमेंट कर रहे कि नहीं कर रहे, और फिर तुरंत स्ट्रेचर बांध के मुझे हिमाचल के अस्पताल में ले जाया गया। मेरा सिटी स्कैन हुआ और उन्होंने बताया कि इनको 3 हेडलाइन फ्रैक्चर्स हुए हैं। ऐसे टाइम पे टीचर्स जो थे वहाँ पे मौजूद वो ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं जीवन भर के लिए, उस इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाता है, सरकार उनकी सारी फंडिंग रोक देती है। तो उन्होंने मुझे फटाक से कमर बेल्ट बांधा और मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दिया। मैं आज भी और हर बार उस चीज़ को कहती हूँ कि मुझे जीवन में उससे ज़्यादा दर्द कभी नहीं हुआ, और मेरे बैठते बन नहीं रहा था मुझसे, तो मैं ऐसे नीचे लेट गई थी जो बीच में हरी हरी घास टाइप की दिखती है। बस में जितने लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ। सारे लोगों ने ठंड लगने के बाद भी उनकी सारी कंबलें मेरी कमर के नीचे रख दी थी, और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मेरे दांत एकदम जबड़ा चिपक गया था, ना मैं रो पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। बस ही के किसी पैसेंजर ने ऑटो वाले को रिक्वेस्ट किया, उसको पैसे दिए। मुझे आज तक उस ऑटो वाले की शक्ल नहीं पता। ऑटो वाले ने ट्रेन में स्लीपर कोच में कौन था, किसने जगह खाली करी, मुझे तो लास्ट तक धुंधला धुंधला सा दिखने लग गया था दर्द के मारे। स्लीपर में मैं बैठ के जब सीधा भोपाल पहुंची, और मैंने सबसे पहले मेरे पापा को फ़ोन किया, पापा हमारी कमर टूट गई, हमारे जल्दी से लेने आ जाओ। तो पापा बहुत पैनिक हो गए थे, मेरे डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि बस तू गाँव मत जा जे, अब लोग का ना कहीं कर खे उनकी छोरी की 3 महीना बिस्तर पे पड़ी हुई है, और भी थारी बहनों ने चाचा था काका उनकी, थारे जहाँ जानो वहाँ जा जे बेटा, बस तू घर मत आ जाए। मैं आज इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारे गांव के पेरेंट्स फ्लैट में नहीं रहते कि आसपास का कोई व्यक्ति उनको ताना नहीं मारेगा, वो गांव में रहते हैं, उनको दूध की डेयरी तक भी जाना पड़ता है। आसपास के लोग सारे लोगों को ताना दे दे के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते कि मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी वही करती जो उन्होंने किया। फिर वो लोग होते हैं जो हमें झूठी झूठी बातें करते हैं कि समय तो आने दो, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, जान दे दूँगी। और मेरे को भी ऐसे लोग थे जो करते थे कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तुम अजमा कर तो देखो, ये करो। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मेरी कमर टूट गई है, रीढ़ की हड्डी टूट गई, आप हेल्प के लिए आ जाओ। तो प्यारे प्यारे बहुत प्यारे बच्चे पीछे बैठे हैं। मैं उन सबको कहना चाहूँगी ये सारे लोग एक प्रोफाइल पिक्चर होते हैं, उनको डिलीट कर देना, वो कभी काम नहीं आते। मैंने मेरे टीचर को फ़ोन किया और वो और उनकी वाइफ भागे, उनका नाम जलज चतुर्वेदी जी हैं और ईला चतुर्वेदी मैम है, वो दोनों भागे स्टेशन आए और उन्होंने मुझे सीधा MRI कराने के लिए गए। वहाँ पता चला कि जो मेरे हेयरलाइन फ्रैक्चर थे वो सफ़र के दरमियान क्रैक में बदल गए, क्योंकि सफ़र में बैग वैग भी उठाया, सब कुछ किया। और मैंने पहली बार ईश्वर को कोसा। मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ, पर मैंने भगवान जी को बहुत कोसा था कि भगवान सपना तोड़ दिया आपने, नौकरी छीन लिया आपने, एक शरीर था वो भी तोड़ दिया, और क्या लोगे मेरे से। तो डॉक्टर थोड़ी देर में बाहर आकर बोलता है कि आपकी स्टूडेंट बहुत लकी है
इसका जो टेल बोन का फ्रैक्चर है वो आधा इंच भी या थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो ये लेफ्ट लेग से पैरालाइज हो जाती। तो फिर मुझको रियलाइज़ हुआ कि भगवान बुरा करता है पर उससे भी बुरा हो सकता था। सो आपके जीवन में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ से मैं आज आपके सामने एक खड़ी हूँ या ये बोलने वाली बनी हूँ, जब मैं 9 महीने बिस्तर पे थी तो मैं बहुत नेगेटिव थी और तरह तरह की बुरी बुरी चीज़ें मेरे मन में आती थी। तो जो ईला मैडम है वो मुझे हर दिन अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के सुनाती थी या किताबें पढ़ने के लिए देती थी। और 2 पिक्चर जिसने मेरा जीवन को बदला है, थोड़ी देर पहले सर और अनंत सर की बॉलीवुड पे बात हो रही थी और मैं उन्होंने एक जिक्र कहा था कि हाथ कटे हुए दृश्य को क्या दिखाने की ज़रूरत है। मेरा भी ये प्रश्न था जिसका उत्तर ठीक से मिल नहीं पाया। मुझे भी ये है, पर क्योंकि फिल्में हमारे जीवन पे बहुत असर करती है और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हीं दृश्यों को हम एक्चुअल में हमारे जीवन में देखते हैं या वो हमें इतना भयंकर मोटिवेट करते हैं। मैं जब वहाँ 2 पिक्चरों की बात करती हूँ तो मैं चक दे इंडिया का जिक्र ज़रूर करूँगी, जिसमें शाहरुख खान बोलता है ज़िंदगी के 70 मिनट लड़कियों दिखा दो इस दुनिया को। मैं अपने आप से बोलती थी, मैं कहा ज़िंदगी के 2 महीने हैं, दिखाना है इस दुनिया को। दूसरी मूवी है मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें वो बोलता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मैं बोलती थी मेघा जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। मैं सनातन धर्म से बिलीव करती हूँ और हमारे यहाँ कहा था राम राम का नाम इतनी बार लो कि रोम रोम में बस जाए, माफ़ कीजिएगा, पर मैंने इतनी बार राम राम का नाम नहीं लिया। पर मैंने ये लाइन थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। जब हमारे दिमाग पे पहाड़ जब हम चढ़ते तो सिर्फ हमारा दिमाग ही आपस में बात करता है। आपका एक दिमाग बोलता है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, दूसरा दिमाग बोलता था होगा होगा होगा, जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। एक्चुअल में इस चीज़ ने मेरे पे काम किया और जब मैं वापस 9 महीने बाद उठी तो मैं 93 किलो की मस्त गोलगप्पा हुई थी। हमारे यहाँ पे हट जोड़ा की दवाई घी के साथ देते हैं तो वो मैं लेती थी हर दिन, एक एक कप घी तो पियो आप। जब मैं उठी तो कोई कोच मेरे को ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी नहीं था। मेरे कोच इसके प्रसाद साहब वो मुझे जीवन में मिले और उन्होंने कहा कि देख लड़की, मेरे से पूछना मत कि मैं क्यों ट्रेनिंग करा रहा हूँ, कैसी करा रहा हूँ, नहीं पूछोगे तो मेरी स्टूडेंट बनना। दूसरा, लोग सो रहे होंगे, तुम ट्रेनिंग करोगे, तुम सफल होगे। आज मैं 7 बजे सो के उठती हूँ, पर जब मेरी उनने ट्रेनिंग शुरू करी तो ग्राउंड में एक चिड़िया तक नहीं पहुँचती थी। मतलब 4 बजे मैं ग्राउंड पे होती थी उनके सामने। पहली बार में मेरे से 400 राउंड, मतलब मैदान का एक राउंड होता है वो दौड़ते तक नहीं बनता था और वो मुझे हर बार कहते थे कि 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है। उस 10 किलोमीटर को करने में 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, कैसे भी लगे, बस कंप्लीट करना सबसे महत्वपूर्ण है। वो मेंटल बैरिकेड हम लोग नहीं तोड़ते। जब उन्होंने मेरी ट्रेनिंग शुरू करी, मैंने मॉडल स्कूल में काम करना शुरू किया। मैं 4 बजे ग्राउंड पे पहुंचती थी, 9:30 बजे ग्राउंड से वापस आती थी, एक जगह स्कूल में काम करती थी। शाम को फिर मैं 4 घंटे ट्रेनिंग करती थी, शाम को मालिश करके भम से सो जाती थी। मेरे पास एक छोटा फ़ोन था जिसमें सिर्फ 3 लोगों का नंबर था। मैं एक भी त्यौहार पे गाँव नहीं गई थी उस दरमियान, मैंने गाँव जाना बंद कर दिया था। मेरा एक ही लक्ष्य था और हर वो दोस्त साथी जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाता था, मैंने उन सबको डिलीट कर दिया था। इस दरमियान मुझे आज सुबह एक किस्सा जरूर याद आया कि नव दुनिया ने मेरा कैसे साथ दिया। उस समय ललित भैया हैं हमारे भोपाल के, नव दुनिया के पत्रकार, स्पोर्ट्स बीट संभालते हैं। तो उन्होंने भी वो खबर छपी थी कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने सबमिट किया, फिर उसका वो भी किया कि सबमिट नहीं हुआ। मैंने को बहुत सारी जुएँ पता नहीं क्यों हर बार हो जाती है, तब फिर भी जुएँ हो गई थी तो मैंने उन सबको काट दिया था। हर दिन पसीने के बाल होते थे तो उनने मेरा फ़ोटो खींच लिया और मैंने गुस्से में बोला, मैं क्या, मैं आपका कैमरा तोड़ दूँगी, मेरे को किसी से बाहरी लोगों से मतलब नहीं है, ये फ़ोटो छप नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कमिटमेंट किया। मैं तुम्हें रोज़ यहाँ ग्राउंड में दौड़ते हुए देखता हूँ। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जिस दिन तुम चढ़ोगी ना, मैं ये फ़ोटो छापूँगा और पक्का मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो नव दुनिया और जागरण संवाद, दैनिक जागरण परिवार का मैं ये कहूँगी कि इन लोगों के कमिटमेंट बहुत पक्के हैं। मैं जब माउंट एवरेस्ट सबमिट करी तो वही वाला फ़ोटो, बाल कटे हुए हरे कलर की टी-शर्ट वाला फ़ोटो उन्होंने छापा था। तो जो 1 साल संभाल के रखना और बात को लीक नहीं करना, पेट में कैसे पचाई होगी, बहुत बड़ी बात थी। मैं हर दिन ट्रेनिंग करती थी और अंत में मेरे कोच ने 42 किलोमीटर को मेरे को टास्क दिया। मैंने 42 किलोमीटर चढ़ा। मुझे मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी थी। उन्होंने भी कहा कि अभी तक कोई लड़की नहीं आई है, पर हमारे छिंदवाड़ा की बच्ची आई है, आपको उसका भी सामान लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे पता था सामान बेस कैंप तक लेके जाना है। मैंने कहा मैं उसका पूरा सामान लास्ट तक ले लूँगी, आप तो मुझको और उसको स्पॉन्सरशिप कर दो। तो हम 2 लड़कियों को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था और हम लोग फिर से वही जर्नी मेरी शुरू होती है। मैं माउंट एवरेस्ट के लिए दोबारा 2019 में जाती हूँ। वही 2 महीने का एक्सपीडिशन, वही 36 किलो का बैग, वही 4 कैंप और बेस। हम लोग कैंप 3 पे इस बार मैं और मेरे शेरपा होते हैं। कैंप 3 के बाद हम लोगों को 4 दिन हो जाता है बिना खाना खाए हुए, 2 दिन बिना पानी के, डेड बॉडीज़ को पार करते हुए। इस बार मैं कैंप 4 पहुँचती हूँ।
कैंप 4 डेड बॉडीज़ का हब है, क्योंकि अधिकतर कई सारे क्लाइंबर हैं जो माउंट एवरेस्ट सबमिट तो कर लेते हैं पर वापस नहीं आ पाते, इतना थक जाते हैं या ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। तो जिनकी भी डेथ होती है हम सब क्या करते हैं, उनकी डेड बॉडी को स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे खप एक के ऊपर एक रख देते हैं। जो हमारे टेंट लगते हैं वो हमें विंड से बचाते हैं। कैंप 4 में हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से होती है। आप खड़े होते हो तो भी आप डिगमगा रहे होते हो। तो उसके बाद हम चलना शुरू करते हैं, जो 18 घंटे का समिट पुश कहा जाता है। मैं और मेरे शेरपा दाई ने एक दूसरे को गले लगाया और हम लोग चलना शुरू करें। कंटिन्यू 18 घंटे चलने के बाद 22 मई सुबह 5 बजे 2019 -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ चंद सेकंड के लिए भी आप ग्लव्स निकालोगे तो आपकी उंगलियों को काटना पड़ जाता है, फोर्स बाइट हो जाता है। उस टेम्परेचर में मैं उसी भोजनगर गांव से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे भारत का झंडा लेके खड़ी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी कहानी में घर तक आना वापस है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी जगह की सफलता तब सार्थक होती है जब आप घर वापसी सकुशल कर लो, चाहे वो किसी भी फील्ड की क्यों ना हो। तो मैं पहाड़ गई थी तो मेरी घर वापसी बहुत ज़रूरी थी। पर जब हम पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट के टॉप पे होते हैं तो जहाँ से दुनिया गोल नज़र आती है, दुनिया के सारे पहाड़ छोटे छोटे नज़र आते हैं, जहाँ से या तो इसके ऊपर आसमान होता है या भगवान होता है, हम लोग जब वापसी आते हैं वो सबसे कठिन होता है। मैं सुबह 5 बजे समिट गई थी तो मैंने अपनी खुली आंखों से उतना खूबसूरत दृश्य आज तक कभी नहीं देखा। पूरा आसमान एकदम ऐसे इंद्रधनुष का एक रंग देखते हैं, वैसे सतरंगी टाइप का था। जब हम वापसी में आते तो और भी क्लाइंबर जाते हैं, तो धक्का मुक्की में मेरा जो सन ग्लासेस था वो गिर गया कैप के साथ, उसी पे गोप्रो लगा हुआ था। यहाँ आपका और मेरा चश्मा गिर जाएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। पर जब बर्फ़ मतलब पहाड़ पे आपका सनग्लासेस गिरता है तो सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होके आप बर्फ़ सीधा आपकी रेटिना को झुलसा देती है। तो मेरी और वो स्नो ब्लाइंडनेस आपको जीवन भर की हो सकती है, 4 दिन की हो सकती है और 1 दिन की भी हो सकती है। जब स्नो ब्लाइंडनेस होती है तो हमारी आँखें एकदम फूल के लाल टमाटर की तरह गोल गोल हो जाती है, कंटिन्यू पानी आ रहा होता है और आँख में ऐसा लगता है बहुत सारे कंकड़ कंटिन्यू घूम रहे हैं, तो ऐसा आपको फील होता है। तो जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा चश्मा गिर गया था, इसलिए मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। और मेरे शेरपा ने बोला अब तुम्हारे पैर में जितनी दम हो बहनी उतनी करना, क्योंकि लोग तुम्हारा हार्नेस निकाल के चले जाएंगे। उनका ओके दाई। उन्होंने कहा कैंप 4 तक पहुँचते हैं, उसके बाद अपन कंटिन्यू नीचे चलेंगे। पर जब हम कैंप 4 तक पहुँचे तब तक ऑटोमेटिकली रात हो चुकी थी। तो मेरे निम्मा दाई को लगा कि मेरी रात भर में आँखों की रोशनी आ जाएगी, इसलिए हम लोगों को -0.1 पे में ऑक्सीजन करके हम दोनों सोए थे। एक्चुअली में वहाँ आपको पता चलता है कि आसपास जब कोई मरता है तो कैसा फील होता है। आसपास के टेंटों से चीख सुनते हो और किसी की मरने से पहले की आवाज़ें भी आप सुन रहे होते हो। किसी की बहुत मीठी मौत भी होती है, जो आपके साथ ही जाते हैं उन लोगों को सुबह आप देखते हो कि कोई स्लीपिंग बैग में बंद कर रहा है। मेरे को तो दिख नहीं रहा था, पर सिर्फ मैं आवाज़ सुन पा रही थी और मेरा दाई बता रहा था कि हवा की वजह से हमारा पूरा टेंट भड़ भड़ करके हिल रहा था। मेरे को हम लोगों ने सुबह तक वेट किया, थोड़ी सी ऑक्सीजन हमारे पास थी और निम्मा दाई ने बोला दिख रहा है क्या बहनी? मैंने कहा दाई कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा अपन को चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड ऑक्सीजन बची है, अपन दोनों यहीं मर जाएंगे। तो मैं और मेरे निम्मा दाई दूसरे दिन भी मेरी ऑक्सीजन मतलब आँखों की रोशनी नहीं आने के बाद थोड़ी सी ऑक्सीजन बचा के हम धीरे धीरे चलने लगे। जब 0.1 पे ऑक्सीजन लेते हैं पहाड़ पे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। जैसे आधा गला किसी ने आपका बंद किया और आप सांस ले रहे हो या नाक बंद करने का, सेम वैसी फीलिंग, घुटन जैसी फीलिंग होती है। तो निम्मा दाई और मैं ऐसे करके मैं पीछे करके, क्योंकि उन्होंने ले रखा था, ऐसे किसी की आँखों को ना दिखे कोई छड़ी पकड़ के कैसे चलता है, पर वो पहाड़ था तो वहाँ पे डगमगाना भी है, सब कुछ है। मेरा दाई सिर्फ बोल रहा था और बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है, फिर भी मेरा निम्मा दाई थोड़ा सा मास्क इधर करके बोलता है। उस जगह पे हमारी जो सांस हम छोड़ते हैं वो भी जम जाती है, तो उसको भी बीच बीच में तोड़ना पड़ता है। तो निम्मा दाई वो भी कर रहे थे और हम लोग नीचे आ रहे थे, और जिसका हमें डर था फाइनली वही चीज़ मेरे साथ हो गई थी। हम लोग कैंप 4 की येलो बैंड एरिया बोलते हैं, वहाँ पे मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। और ऑक्सीजन ख़त्म होता है तब कैसा फील होता है वो मैंने उस समय फील किया था कि हमारी नाभि के पास बहुत चीज़ कुछ इकट्ठी होने लग जाती है और हमारे ऐसा लगता है फट जाएगी बॉडी, और हमारे कान या नाक से ऐसा लगता है कुछ निकलने वाला है, ऐसा फील होता है। कितनी भी कोशिश करेंगे सांस लेने की, पर सांस आती नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश करो आप। तो मैंने निम्मा दाई को हाथ से इशारा किया कि दाई आप चले जाओ, आप चले जाओ।
पर वो मुझे छोड़ के नहीं गया। सॉरी। मैं कई बार मेरे शेरपा से आज भी पूछती हूँ, दाई आप छोड़ के क्यों नहीं गए? मैं होती तो मैं चली जाती, कौन अपनी भी मरने की रिस्क ले। मेरा दाई बोलता कि नेपाली शेरपा को बाकी दुनिया भर के जो क्लाइंबर होते हैं वो एकदम सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इंडियंस की ये खासियत है। और खासकर मैं लड्डू लेके गई थी दूसरी बार, तो मैं एक लड्डू भी खाती थी तो बोलती दाई आप खा लोगे क्या? तो बोले पहली बार ऐसा लग रहा था कि मेरा घर का कोई बच्चा मर रहा है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ, क्योंकि जब मेरी ऑक्सीजन नहीं आ रही थी वो मास्क उतार के ऐसे रखता था और जितने भी लोग मेरे पाँव के ऊपर से क्रॉस करके जा रहे थे, क्योंकि रास्ता वहीं था, तो वो उनको बोलते थे कि मेरा बहनी मरने वाला है, किसी के पास बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो। कोई भी नहीं रुका, सब लोग निकल गए। और लास्ट में जिसका मैं कहती हूँ कि हम सबको नहीं पता चमत्कार इतिहास या मुझे क्यों आपके पास यहाँ भेजा है, मेरे दाई का दोस्त लाखपा दाई वहाँ से गुजरा और उसने कहा कि अरे ये क्या? तो उसने बताया कि ये इसका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, हम लोगों को स्नो ब्लाइंडनेस होने की वजह से रुकना पड़ गया था। तो बोले मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर मैं लेकर आया हूँ, आधा बचा हुआ है। जितने भी लोगों की डेथ होती है तो उनके सिलेंडर, क्योंकि एक सिलेंडर 1.5 लाख रुपए के आते हैं, तो हम लोग खाली सिलेंडर भी वापस लेकर आते हैं, इसलिए हमारे बैग में वो बाहर हो जाता है। तो बोले मैं उसका सिलेंडर लेकर आया हूँ। तो उन्होंने लाखपा दाई ने तुरंत मेरे दाई से सिलेंडर उन लोगों ने लिया और चेंज किया। मैं इस चीज़ को हर बार मेंशन करती हूँ कि आप और मैं, हम लोग पैदा हुए होंगे कैसे सांस ली थी, आपको याद है क्या? मुझे भी नहीं याद है, पर जैसे ही लाखपा दाई ने मेरे को ऑक्सीजन चेंज की, उस ब्रीथ को मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती मैं। और उसके बाद मैं और निम्मा दाई ने बोला कैंप 3 तक कैसे भी चल बहन, तेरा रेस्क्यू करवाते हैं अपन। एक हम लोग ग्लोबल रेस्क्यू करते हैं जिसका एडवांस फंड ज़्यादा भरते हैं, तो हेलीकॉप्टर कैंप 3 तक उतरेगा नहीं, पर वो एक रस्सी टांग देता है जिसमें आपको रीढ़ की हड्डी टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती है। जैसे क्रेन से उठाते हैं ना किसी चीज़ को, वैसे लेके जाते हैं वो, तो वैसे हो सकता है। तो हम लोग, मैं कब की निकली थी, उसके बाद मैं कैंप 3 तक पहुँचती हूँ, हेलीकॉप्टर की भड़ की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, पर हेलीकॉप्टर मुझे लिए बिना ही चला गया। पता चला कि 6 बज गई थी, इसलिए हेलीकॉप्टर रुक नहीं सकता था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता है कि ना वो बहुत मुश्किल से मम्मी मिलती है और वापस छोड़ के चली जाती है, सेम वैसा फील हुआ और वापस चला गया। मेरी जितनी भी जीने की इच्छा थी वो सब खत्म हो गई। निम्मा दाई ने बोला अब तुम्हें सांस आ रही है क्या? मैं कहा इसके बाद कैंप 3 के बाद हमें डिफ़िकल्टी से पर ब्रीथ होना शुरू हो जाता है, पर वहाँ रुकूंगे तो भी मैं मर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हम लोग कैसे रुड़कते पटकते। मैं रात की 2:30 बजे कैंप 2 पहुंचती हूँ। कैंप 2 में जाने के बाद पत्थर के ऊपर ऐसे भम से लेट जाती हूँ, चारों हाथ पे चित बोलते ना, सेम वैसी पोजीशन में। और हमारे कुक दाई भी वहाँ पे उस समय मौजूद थे, वो पानी लेकर आते। मैं और आप, मैं सोचते ना अमृत का कैसे स्वाद होगा, अमृत का कैसे स्वाद होगा। जब दाई मेरे मुँह में पानी डालते हैं मुझको वो अमृत जैसा लगा। जब मैं काठमांडू पहुँचती हूँ तब मुझे, हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कि लाखपा दाई को थैंक यू बोले और उनको टिप देनी थी और उनका सिलेंडर देना था। जब हम काठमांडू पहुँचते हैं और उनको मिलते हैं अस्पताल में, तो वो बोलते हैं कि अरे तुमको उससे भी मिलना चाहिए जो क्लाइंट मरा था, उसका हस्बैंड इसी अस्पताल में है, नीचे उसको फर्स्ट बाइट हो गया है, उसके पैर में अंगूठे काटने पड़ेंगे शायद। मैं कहा अच्छा, तो बोले आप जाके मिलो। 4 दिन बाद मेरी आंखों की रोशनी ऐसी आई थी, मतलब आदमी खड़ा ये मुझको दिखता था ब्रल में, पर दिखता था कि कोई है। तो लाखपा दाई को हमने पैसे दिए, सिलेंडर दिया और वो फिर हमको लेकर गया उस क्लाइंट के रूम में। जब वहाँ गए तो पता चला कि उनका नाम शरद कुलकर्णी है, वो इंडियन क्लाइंबर है। और उन दोनों लोगों से मैं बेस कैंप में एक बार मिली थी। शरद कुलकर्णी जी ने मराठी और इंग्लिश में किताब लिखी और उसमें जिक्र भी किया है मेरा। हर साल मैं उनके घर भी जाती हूँ। सिर्फ वो मुझे खाना खाने बुलाते हैं साल में एक बार। और उनकी वाइफ का नाम अंजलि कुलकर्णी मैम था। उनकी डेथ माउंट एवरेस्ट पे हो गई थी। थाने के थे वो, थाने में एक चौराहा है भी उनका नाम का, अंजलि कुलकर्णी नाम का उन्होंने वो बनवाया चौराहा। तो सर बताते हैं कि उसकी डेथ समिट से थोड़े ही नीचे हो गई थी और उसका सिलेंडर लाखपाल लेकर आया। और वो जिक्र करते हैं कि उनकी किताब में कि मैं जब जब मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें मेघा के अंदर चल रही है। मैं इस चीज़ को कहूँगी कि मेरे को न जाने किस लिए ईश्वर ने बचाया। शायद वे आज जीवित होते तो मैं नहीं होते, या मैं होती तो वे नहीं होते। क्या चीज़ें मुझे नहीं पता, पर मैं इस चीज़ का बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद हर पल करती हूँ। जब मैं गांव पहुँची तो जो लोग मेरे पापा को
ताना मारते थे, वो डीजे पे एकदम फुटबॉल के बना बना के खूब उनको उछाल उछाल के डांस कर रहे थे। मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आया, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े अखबारों में छपा, मैंने और पहाड़ चढ़े, समंदर में मैं गई। और पर अंत में मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगी कि जब बच्चियों के पापा के फ़ोन आते हैं कि हम अब हमारी छोरी की पढ़ने के लिए परमिशन मिल रही, ये मिल रहा है, मेरे लिए ये मेरा माउंट एवरेस्ट है। और अब मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, वो मेरा माउंट एवरेस्ट है। अपनी बात को यहाँ एक लाइन के साथ समाप्त करती हूँ। पहले तो उन सबको धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया। अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो इस मंच जागरण समाधि के इस सत्र का आप सब ने मुझे इतनी तसल्ली से सुना, उसका तहे दिल से धन्यवाद। वो पंक्ति ये है, प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अनोखी जगह है और इसे तुम्हें और भी प्यारा बनाने के लिए भेजा है। भेजा किसने है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए ऐसे सवालों पे अपना समय बर्बाद मत करना। हम सब के पास सीमित समय है और जितना भी है कमी है। हर चीज़ का तजुर्बा करना, मन भर के खाना, खुल के नाचना, खुल के गाना। याद रखना कि तुम्हें इस जीवन में इस दुनिया में केवल शादी करने, बच्चे करने या नौकरी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा है। हर दिन अपनी ज़िंदगी को जीना, हर पल को जीना। और एक चीज़ कभी मत भूलना कि ईश्वर ने इस दुनिया को तुम्हें और भी खूबसूरत, और भी अनोखा और ढेर सारा प्यार बांटने के लिए भेजा है। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां और सबसे अनुरोध है कि एक बार स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है मेघा जी के लिए।